हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि यूनिट 6 और साइकोलॉजी से लिया गया है। तो साइकोलॉजी के अंदर यूनिट 6 में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो डिटर्मिनेशंस ऑफ पर्सनैलिटी, तो जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसके बारे में जो चीज़ें निर्धारित की जाती है, जो निर्धारक होता है, वो हमारा बोला जाता है डिटर्मिनेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें हमारा जो रहता है, जैसे कि पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर, गिव बिलो आर सम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पर्सनैलिटी। तो इन्होंने बताया जाता है कि भी जो पर्सनैलिटी जो होती है उसके कई फैक्टर पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के, व्यक्तित्व के। और जो कि हमारा जो भी पर्सनैलिटी होती है ना, और उसके भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, यानी कि कुछ घटक जो होते हैं वो हमारे नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर रहता है पर्सनैलिटी के अंदर, सबसे पहले हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है। तो बायोलॉजिकल के अंदर हमारा कौन सा आ जाता है? जो हमारे जैविक फैक्टर होते हैं, यानी कि कारक हम जिसको बोल देते हैं, जैविक जो होते हैं। तो बायोलॉजिकल के अंदर हमारा जो सबसे पहले आएगा वो आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे ग्लैंड्स जो होते हैं जो कि हार्मोन का सिक्रेशंस कराते हैं। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, यानी कि एंडोक्राइन जो होते हैं वो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, और ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन का सिक्रेशंस करने का काम करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक एंडोक्राइन होता है और एक एक्सोक्राइन होता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन होता है जो जूस का सिक्रेशंस करते हैं, और एंडोक्राइन जो होता है वो हार्मोन का सिक्रेशंस करते हैं, और ये जो सिक्रेशंस होता है ये सीधा ब्लड में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर नंबर 2 पॉइंट के अंदर हमारा आ जाता है बुलिड ऑफ द बॉडी फिजिक, यानी कि जो हमारी शरीर की जो बनावट होती है, फिजिक जो हमारी होती है, वो भी हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आ जाता है पर्सनैलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर आ जाता है केमिकल, और केमिकल आ जाता है इसके अंदर, और हमारी फिजियोलॉजी। तो केमिकल फिजियोलॉजी का मतलब हो जाता है, केमिकल हो जाता है जितने भी रासायनिक हमारे अंदर होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो शरीर का जो काम करने की जो साइंस है ना, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर किस चीज की फिजियोलॉजी है? इसमें हमारी केमिकल की फिजियोलॉजी, यानी कि हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी केमिकल्स होते हैं उनका काम करने की जो साइंस होती है वो हमारी इसके अंदर आ जाती है, जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर में रहती है। ठीक है, और नंबर 2 के अंडर जो हमारी आ जाती है, इसमें पेरेंटल फैक्टर आ जाता है। तो पेरेंटल फैक्टर में हमारा आ जाता है, पेरेंटल्स में आ जाता है माता पिता हमारे। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं। तो इसमें जो माता पिता से संबंधित हमारे जो फैक्टर रहते हैं वो इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा साइज ऑफ द फैमिली, कि भी जो परिवार है उसका साइज कितना है। ठीक है, परिवार कितना बड़ा है, छोटा है, परिवार के अंदर सदस्य कितने हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पर्सनैलिटी के अंदर जो हमारा फैक्टर होता है, पेरेंटल फैक्टर जो होता है, उसमें आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स, कि भाई जो माता पिता जो होते हैं उनका प्रभाव कितना पड़ता है। तो माता पिता का प्रभाव, जैसे माता पिता के अंदर सेंस होती है, कॉमन सेंस होती है, हैबिट्स होती हैं, वो सारी की सारी बच्चों के अंदर आती है। यानी कि बच्चों के अंदर जो भी आदतें होती है, जो मैनर्स होती है, जो कॉमन सेंस होती है, वो सारी की सारी पेरेंट्स से ही बच्चे के अंदर आती है। तो ये हमारा आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स। तो जो भी बच्चा जिस भी तरीके की हरकतें करता है, या बड़ा भी जिस तरीके की हरकतें करता है, इसका मतलब उसके पेरेंट्स में वो चीजें रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सी के अंदर इसमें आ जाता है रिलेशन विद द फैमिली मेंबर्स, कि भाई आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका जो संबंध है वो कैसा है, माता पिता बहन भाई जो भी हैं, तो उनके साथ जो है आपका जो रिलेशन है वो किस तरीके का है। तो ये भी हमारा पेरेंटल फैक्टर्स के अंदर हमारा रहता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली। तो फाइनेंशियल में तो आपको पता ही है, फाइनेंशियल में हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है। ठीक है, और एजुकेशनल में हमारा सारा का सारा शिक्षा से संबंधित चीजें होती है। तो हमारे परिवार का एजुकेशनल स्टैंडर्ड कैसा है, भाई हमारे परिवार में किस तरीके के पढ़े लिखे लोग हैं, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी, बोलचाल, या उसका जो स्टैंडर्ड लेवल है रहने का, उससे आप पता कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि भी जो इसकी फैमिली है उसका एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ऊंचा मिलेगा। ठीक है, अगर किसी को अच्छे से जो है बिल्कुल भी पर्सनैलिटी किसी की अच्छी नहीं है, जिसको ओढ़ने पहनने उठने बैठने या कौन सा काम कहाँ किया जाता है, अगर इस तरीके की मैनर्स किसी के अंदर नहीं है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है कि भी इसका जो फैमिली स्टैंडर्ड है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल लो है। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाता है? ये भी हमारा पेरेंटल फैक्टर के अंदर ही हमारा रहता है। तो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है पर्सनैलिटी के अंदर वो हम आगे देखेंगे। तो भी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है, जो हम 3 पॉइंट के अंदर काउंट करेंगे, ये है जेनेटिक फैक्टर्स। तो भी जेनेटिक फैक्टर का तो सभी को पता है, भी जेनेटिक फैक्टर के अंदर आ जाती है हमारी जो जन्मजात जो चीजें होती हैं, जो माता पिता से ही मिलते हैं, जो जेनेटिक चीजें होती हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है कि भाई इसमें आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स, यानी कि सेक्स के प्रभाव से, यानी कि जो प्रोसेस होता है इंटरकॉर्स, तो उससे अगर किसी भी तरीके का प्रभाव पड़ता है तो ये जेनेटिक फैक्टर हो जाता है। हो सकता है, जरूरी नहीं है। मेंटली भी जो एम्ब्रॉय होता है, जो भ्रूण होता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, और फिजिकली भी पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटेलेक्ट। ठीक है, तो उसकी जो बुद्धि होती है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, कि भाई बच्चा जो है इंटेलिजेंट नहीं, उसका जो माइंड है वो डम रह जाता है, सोचने समझने की, डिसीजन लेने की जो चीजें होती है वो उसके अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा है, ये भी एक जेनेटिक फैक्टर के अंदर आता है, जो कि जन्मजात हमारी चीजें आ रही होती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ इम्ब्रो। तो भाई ये जो प्रभाव होता है, इम्ब्रो, इम्ब्रो मीन होता है भ्रूण। भ्रूण क्या होता है? जो बिल्कुल ही छोटा, जो हमारा जो छोटी स्टेज में जो बेबी होता है माँ के पेट में, जो जिसकी जो पहली स्टेज होती है बेबी की,
यूट्रस के अंदर, तो उसे एम्ब्रयो बोला जाता है। एम्ब्रो यानी कि उसको भ्रूण बोला जाता है। तो ये जो फैक्टर है उस स्टेज में जो किसी भी चीज़ का जो प्रभाव पड़ता है, तो वो हमारे जेनेटिक फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नंबर 4th में हमारा आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स। तो वही हमारे जो स्कूल में जाने वाले जो बच्चे होते हैं या फिर जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, तो वो किस तरीके से हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। तो इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ द टीचर्स एंड क्लासमेट, तो भी सबसे पहले जो टीचर्स होता है, जो पढ़ाने वाला होता है, और जो क्लास में रहने वाले, जो उसके साथ पढ़ने वाले जो क्लासमेट होते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, की भी स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है। तो जैसा इन्वायरमेंट होता है उसी तरीके का प्रभाव जो होता है वो बच्चे पर पड़ता है। फ्रेंड्स का जो उसका जो सर्कल होता है, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और स्कूल का एनवायरनमेंट जो होता है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जिसका भी जिस तरीके का नेचर होगा, जिसको जिस तरीके की मैनर होती है, तो पता चलता है कि भी जो इसका एजुकेशनल सिस्टम रहा है, एजुकेशनल जो स्टैंडर्ड रहा है, वो कैसे स्कूल से, कैसे यूनिवर्सिटी से या कैसे कॉलेज से इसने जो है अपनी एजुकेशन पास आउट की है, उसी के तरीके से उसका बिहेवियर, उसकी मैनर से और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उसी तरीके की दिखाई देती हैं कि भाई ये लो स्टैंडर्ड की जगह पर पला बड़ा है, लो स्टैंडर्ड के लोगों के बीच ये रहता है, और लो स्टैंडर्ड के जगह पर इसने एजुकेशन को पाया है। ठीक है, और हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो होता है वो वेल मेंटेन या डिसिप्लिन, ये जो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, वहाँ ये देखा जाता है कि भई जो स्टैंडर्ड मेंटेन जो किया जाता है, तो वो हमारा इन्फ्लुएंस करता है, हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी एजुकेशनल जो चीज़ें होती है, तो वो हमारे स्टैंडर्ड को तय करता है, और वही चीज़ें हमारे बिहेवियर के अंदर भी होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो सोशल एंड कल्चरल के अंदर हमारा आ जाता है कि भी जो समाज के जो स्तर पर जो हमारा प्रभाव पड़ता है, हमारा कल्चर वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है। तो समाज में हमारी जो संस्कृति वगैरह होती है, तो सबसे पहले उसपे इन्फ्लुएंस होता है रिलीजियस बिलीफ। तो भी सबसे पहले आप कौन से धर्म को मानते हैं, तो जो धार्मिक आस्था होती है वो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करेगी। ठीक है, दूसरा जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है हमारा, जो कि हमारा सोशल होता है, और सोशल जो हमारा सर्टिफिकेशंस जिसके अंदर आ जाती हैं। सर्टिफिकेशंस में सारी की सारी आ जाएंगी भी हमारे समाज के अंदर, जो हमारे स्टेज बाय स्टेज जो हमारा इफेक्ट पड़ता है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमारी चीजें रहेंगी जैसे कि सी में दिया गया, इसमें इन्फ्लुएंस जो होता है हमारा सोशल, जो टाबूज हम बोलते हैं, क्योंकि सोशल वर्जनाएं जो होती हैं, यानी कि सोसाइटी के द्वारा जिन चीजों के लिए मना किया गया है, जो चीजें गलत है, जो समाज में गलत चीजें फैला रही हैं, जो कि समाज में एक बुरी चीजों को जो है सहारा दे रही हैं, तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बाल विवाह है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, और भी समाज में जो बुराइयां होती हैं, तो वो हमारी जो समाज के द्वारा जो चीजें गलत होती हैं, समाज में जिन चीजों के लिए पाबंदी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा आगे आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो वही इन्फ्लुएंस जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, यानी कि राजनीतिक जो हमारी चीजें होती है, राजनीति की जो हमारी व्यवस्था होती है, तो उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। और नेक्स्ट है हमारा रहता है इसमें इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर्स, कास्ट सिस्टम। तो भी सबसे पहले जो समाज की जो संरचना है, यानी कि वर्ण में जैसे समाज को बांटा गया है, तो समाज की जो संरचना की गई है, जाति व्यवस्था का जो प्रभाव होता है, वो भी हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जांचा जा सकता है कि भाई आपकी जो जाति है, जो कास्ट है, वो कहाँ से संबंधित आपके रखती हैं। तो ये कॉमन सेंस की चीजें होती हैं कि अपने आप ही देखने में आती हैं कि भाई आप कास्ट रिलीजन से देख करके पहचाना जा सकता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी से, उसको जांचा जा सकता है कि भाई इसके सारे आचार व्यवहार, इसका काम करने का तरीका, उठने बैठने की सेंस, कॉमन सेंस, ये सभी चीज देख करके उनके स्टैंडर्ड लेवल या फिर हर चीज को पहचाना जा सकता है। तो ये हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर के अंदर हमारी रहती है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हमारे जो जेनेटिक फैक्टर हैं, या फिर हमारे स्कूल एंड फ्रेंड्स हैं, या फिर हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर, ये सारे के सारे हमारी पर्सनैलिटी के जो चीजें होती हैं, पर्सनैलिटी पे डालने वाला जो प्रभाव होता है ना, तो सारी की सारी चीजें उसमें दिखाई देती हैं हमारे बिहेवियर के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे फिजिक। तो फिजिक में क्या आ जाता है, फिजिक होती है हमारी जैसे कि शारीरिक बनावट, हम जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी फिजिक के अंदर आती है। तो फिजिक में इन्होंने बताया भी पीपल डिफर इन देयर फिजिक्स इन डिफरेंट वे। तो भाई इसमें जो लोग होते हैं उनके जो शरीर की जो बनावट होती है, इनके शारीरिक गठन जो होता है, उसमें कई तरीके के जो है अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि डिफरेंट वे जो होते हैं फिजिक के, वो हमारे पाए जाते हैं। सम पीपल हैव मस्कुलर, सम बल्की एंड अदर स्लिम एंड शॉर्ट। तो भी जो सब लोग होते हैं उनके अंदर कोई ज्यादा मसल्स किसी की भारी होती है, ठीक है, और कोई बल्की होता है, यानी कि बहुत ही भारी भरकम और फुल फुल दुबला हम जिसको बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है, एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो बहुत ही दुबला पतला हो, एक ऐसा हो सकता है जो बहुत ही छोटे कद का हो। तो ये अलग अलग जो फिजिक होती है, ये हमारी अलग अलग जो है वो पाई जाती हैं। तो इसमें दिस डिफरेंट ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस
अकाउंट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न। तो अब इसमें जो हमारी शारीरिक की जो बनावट होती है ना, वो मतलब कि एक जिस भी तरीके का जो बिहेवियर होता है तो उसके अलग अलग पैटर्न जो होते हैं डेवलपमेंट का, जो कारण जो होता है ना वो हमारा अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो शरीर की जो बनावट होती है इनमें जो अंतर पाए जाते हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो इस तरीके के जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो पैटर्न होते हैं, तो इनका जो डेवलपमेंट होता है उस मतलब कि एक डेवलपमेंट जो होता है ना वो इन चीजों का कारण बनता है। किसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट हुआ है, तो वो हमारी जो शारीरिक जो बनावट होती है यानी कि फिजिक अपीयरेंस जो होती है वो हमारी डिपेंड करती है उसके ऊपर। ठीक है, और शेल्डन हैज डिस्क्राइब, जो शेल्डन जो हमारे रिसर्चर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है 3 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक। तो भाई शेल्डन ने बोला है कि भाई 3 तरीके की पर्सनैलिटी जो होती है, 3 तरीके, शेल्डन ने बताया कि भाई शरीर की जो बनावट होती है ना तो उसके आधार पर 3 टाइप का हमारी पर्सनैलिटी का वर्णन किया गया है। तो 3 टाइप की हमारी कौन सी बताई गई है? सबसे पहली जो पर्सनैलिटी की टाइप हमारी बताई है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसमें एंडोमार्फिक जो हमारी पर्सनैलिटी थी उसके बारे में हमने जाना था, तो ये दोबारा से फिर से इन्होंने रिपीट किया है इसको। ठीक है, तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी रहती है एंडोमार्फिक, तो ये हमारी इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है जिसके अंदर जो शरीर जो है वो कैसा होता है? फैटी, बल्कि, राउंड टाइप, बॉडी एंड आर जॉली इन नेचर एंड कंफर्ट सीकर। तो वही इस जो हमारा एंडोमार्फिक जो पर्सनैलिटी होती है वो ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर बहुत मोटा होता है, भारी भरकम होता है, और उनका जो नेचर होता है ना वो बहुत ही हंसमुख होता है, और वो आराम मतलब कि बहुत ही आराम पसंद होते हैं, उनको काम की ना बोलो, बस वो आराम करते रहें। तो इस तरीके का पर्सनैलिटी जो होती है ये हमारी एंडोमार्फिक पर्सनैलिटी के अंदर ये चीजें देखी जाती हैं। किसके अकॉर्डिंग देखी जाती है? हर रिसर्चर का कहना नहीं है, हर साइकोलॉजिस्ट एक चीज पर एग्री कभी नहीं होता है, ये सिर्फ शेल्डन ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया है कि भाई इसमें जो हमारी दूसरी जो पर्सनैलिटी आती है, मेसोमॉर्फिक जो पर्सनैलिटी है, तो मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी के अंदर इन्होंने बताया कि ऐसी जो पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, टॉट बॉडीज होती है उनकी, देयर आर द अग्रेसिव इन नेचर। तो भाई ऐसे जो लोग होते हैं, जो मेसोमॉर्फिक पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, वो उनकी जो मसल्स होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, और वो स्वभाव से कैसे होते हैं? थोड़े से अग्रेसिव, यानी कि स्वभाव से थोड़े से गुस्से वाले जो होते हैं, अग्रेसिव वो दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है वो हमारी हो जाती है एक्टोमार्फिक पर्सनैलिटी। तो ये एक्टोमार्फिक जो पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ये स्लिम होते हैं, शॉर्ट बॉडी होते हैं, और इंडिविजुअल हु आर वाइज बट सेंसिटिव पीपल्स। तो ये जो हमारे होते हैं एक्टोमार्फिक पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, ये दुबले पतले होते हैं, ये छोटे कद के होते हैं, और ये बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व इनका होता है, और ये बहुत ही कैसे होते हैं? वाइज होते हैं, बुद्धिमान तो होते ही है, और सेंसिटिव भी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा संवेदनशील, थोड़ी सी बात को ही पकड़ लेना, तो इस टाइप के ये हमारे रहते हैं। तो ये फिजिक को देख करके हमारी जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये हमारी चीजें समझी जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके अंदर आ जाता है टेट्रेट। तो टेट्रेट्स के अंदर हमारा क्या होता है? सबसे पहले तो मीनिंग जान लेते हैं। टेट्रेट्स जो है वो बोलते किसे हैं, यानी कि जो हमारे किसी भी तरीके के साइन सिम्टम हम जिसको बोल देते हैं, जैसे कि लक्षण हम किसी को बोल देते हैं, तो वो हमारे टेट्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। तो टेट्रेट्स में क्या रहेगा? रेफर टू दोज बिहेवियर बिहेवियरल पैटर्न दैट द कंसिस्टेंसी और अपीयरेंस इज वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशन। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या समझे हम कि भाई रेफर किस चीज को रेफर कर रहे हैं? ये रेफर कर रहे हैं कि भाई दोज बिहेवियरल पैटर्न, तो जो व्यवहारिक पैटर्न से है, यानी कि जो व्यवहार किया जाता है, यानी कि बार 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 जिस तरीके का व्यवहार जो है वो रिपीट किया जा रहा है, और अलग अलग प्रकार की जो हमारी स्थितियां होती हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की जो सिचुएशन में लगातार दिखाई दे रहा है, तो एक बिहेवियर है, उस बिहेवियर का पैटर्न है, और बार बार उसको जो है बार बार अलग अलग प्रकार की जो हमारी जो परिस्थितियां होती है उनमें लगातार दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? टेट्रेट्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने दिया है, ए पर्सन इज ऑब्जर्व्ड लूजिंग टेम्पर इन वाइड वैरायटी सिचुएशनल एंड विद मेनी डिफरेंट अदर टेल्स दैट हैज short tempered personality. Similarly, a person observed of the jolly और humorous mood at different place speak about jolly nature personality। तो इनका कहने का मतलब है, इन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि एक व्यक्ति जो है उसकी अलग अलग जो सिचुएशन होती है उनमें आपा होते हुए देखा गया है। ठीक है, तो आपा होने का मतलब कि भाई गुस्सा होते हुए देखा गया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि कई जो है इसमें सिचुएशन ऑफ विद द मेनी डिफरेंट अदर टेल दैट इज शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनैलिटी। तो इसमें क्या होता है कि भी जो इसमें कई जो अन्य जो दूसरी बातें जो होती है उनका पता चलता है, किस चीज का? कि भाई डिफरेंट पैटर्न का पता चलेगा इसमें टेम्पर्ड पर्सनैलिटी। सिमिलरली ए पर्सन ऑब्जर्व ऑफ द जॉली ह्यूमर्स, कि भाई जो व्यक्ति है वो गुस्सैल स्वभाव का है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो अलग स्थानों पर हंसमुख और मतलब कि हंसी मजाक के स्वभाव में देखा जाने वाला जो इंसान होता है उससे भी हंसमुख स्वभाव का होता है। क्यों होता है?
जैसे कि इन्होंने बताया है कि एक जो सिचुएशन देखी, मतलब कि एक तरीके की सिचुएशन में देख लिया हमने कि भाई ऐसी एक सिचुएशन हुई है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी भी पर्सन को, ठीक है? तो वो क्या है? वो एक कोई वजह है जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, एक परिस्थिति है जिसकी वजह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो इससे पता चलता है कि भी सामने वाले को गुस्सा है, तो इसका मतलब उसका जो स्वभाव है वो एंगरिंग स्वभाव है। तो इसी प्रकार जो अलग सिमिलरली पर्सन, वही उसी पर्सन को ऑब्जर्व किया गया है कि वो दूसरी जगह पर बहुत ही हँसमुख है, बहुत ही वो हँसी-मज़ाक कर रहा है। ठीक है? तो अगर इस ऐसी सिचुएशन में, अगर दूसरी सिचुएशन में वही व्यक्ति बहुत ही हँसमुख दिखाई देता है, बहुत ही हँसी-मज़ाक करने का स्वभाव अगर देखा जाने वाला व्यक्ति जो होता है वो हँसमुख स्वभाव का होता है। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि वो इंसान जो है वो बहुत ही हँसमुख स्वभाव का है, लेकिन एक सिचुएशन, एक गलत रॉन्ग सिचुएशन के चलते उसे क्या हुआ है, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैनी ट्रेड्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि भई जो हमारा व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसमें अनेक गुण जो होते हैं ना वो पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पर्सनैलिटी में सिर्फ़ गुस्सा ही नहीं होता, भी सिचुएशन के अनुसार उसको गुस्सा आया है, लेकिन दूसरी जगह पर वो हँस भी रहा है, वो जो है मौज-मस्ती वगैरह वो भी कर रहा है। तो जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है हमारी, बहुत सारी जो क्वालिटी होती है वो भी उसके अंदर देखी जाती हैं। ठीक है? मैनी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी लाइक आलपोर्ट एंड द कैटल्स ऑफ ट्रेंड्स थ्योरीज ऑफ द पर्सनैलिटी। तो इन्होंने बताया है कि भई जो हमारे पर्सनैलिटी के जितने भी हमारी बताई गई हैं, जैसे कि इसके सिद्धांत बताए गए हैं, पर्सनैलिटी को जो डिस्क्राइब जो किया गया है, तो उसके अंदर हमारे कुछ इसके अंदर जैसे आलपोर्ट हमारे वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, कैटल्स जो हमारा साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उसके अंदर जो भी प्रिंसिपल, जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, वो क्वालिटी के आधार पर हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, उसके सिद्धांत हैं। यानी कि इसमें इंसान की क्वालिटी देखी गई है कि भई जो इंसान के अंदर क्वालिटी कितनी है, तो उसके आधार पर ये जो थ्योरी है पर्सनैलिटी की, ये हमारी बनाई गई है। सम साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब्ड दैट सम ट्रेट्स ऑलवेज सम टुगेदर इन cluster and thus can be classified and different type of personality. Various theory are type of personality: Freud, Jung and the Eisner. ठीक है? तो जंग है, आइस जैक है, ये सारे के सारे हमारे कौन है? ये सारे के सारे हमारे रिसर्चर हैं। सिगमंड फ्राइड है जिन्होंने ईगो, सुपर ईगो पे रिसर्च किया था। जंग है, उन्होंने बहुत सारे जो क्लासिफिकेशन है वो किए हैं हमारे पर्सनैलिटी के ऊपर। तो ये हमारे रिसर्चर हैं सारे के सारे। तो इन्होंने बताया कि कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हमारे हैं ना, यानी कि कुछ जो वैज्ञानिक हैं, उनका क्या मानना है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है और उनका मानना है कि सम ट्रेट्स जो होते हैं, यानी कि हमारे कुछ जो लक्षण होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, हमेशा जो भी क्वालिटीज होती है वो हमेशा किस में पाई जाती है, ग्रुप में पाई जाती है, क्लस्टर यानी कि गुच्छे हम जिसको बोल देते हैं। तो वो हमारी जो है ग्रुप में पाई जाती है, समूह में पाई जाती है। और इस प्रकार से जो हमारे अलग अलग टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है ना, तो उनको क्लासिफाई किया जाता है। अलग अलग प्रकार की क्वालिटी जो होती है वो हमारी किस में पाई जाती है, उसके क्लस्टर पाए जाते हैं, गुच्छों में या समूह में हमारी पाई जाती है। और इस प्रकार उन्हें अलग प्रकार की पर्सनैलिटी में जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। और इसमें जो पर्सनैलिटी वेरियस थ्योरी आर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी फ्राइड, तो वही इसके अंदर जो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें अलग अलग हमारे सारे के सारे सिद्धांत बताए गए हैं, जो कि हमारे जो फ्राइड हैं, जुंग हैं, ठीक है, फ्राइड है, जुंग है और हमारा जो आइजैक है, उन सभी के सिद्धांत शामिल है। तो ये जो हमारा जंग है, फ्राइड्स है या फिर हमारा इसमें आइजैक है, ये सारे के सारे हमारे साइंटिस्ट के नाम है, यानी कि रिसर्चर है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम ये हमारे दिए गए हैं। तो उन्हीं के द्वारा बनाई गई ये हमारी थ्योरी है, जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एक पर्सन का कि भी एक सिचुएशन है जिसमें वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, दूसरा वही व्यक्ति दूसरी सिचुएशन में बहुत ही हँसता गाता और नाचता है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर सिर्फ एक क्वालिटी नहीं होती, बहुत सारी क्वालिटी जो है उसके अंदर होती है और ये समूह में पाई जाती है, ऐसी बात नहीं है, अलग-अलग ये नहीं होती है। तो ये सारा का सारा हमारा ट्रेड्स यानी कि लक्षण जो होते हैं ना पर्सनैलिटी के, वो दिखाई देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्रेड्स जो हैं वो किस तरीके के दिखाई देते हैं किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो अभी नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, तो उसमें आ जाती है हमारी हैबिट्स, ठीक है? तो हैबिट्स जो होती हैं वो हमारी किस तरीके से बनती हैं और किस तरीके से पर्सनैलिटी के अंदर हमारी हैबिट्स जो है वो आ जाती हैं। तो इन्होंने बताया है कि वी देयर आर सिमिलर टू ट्रेड्स बट देयर आर लर्न्ड बिहेवियर। तो उन्होंने बताया है कि भई जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारे जितनी भी हमारी किसी भी तरीके की जो क्वालिटी होती है, यानी कि गुण धर्म जिसको बोलते हैं, उसके समान है। लेकिन ये कैसा है, लर्न्ड बिहेवियर, यानी कि सीखा हुआ व्यवहार है। यानी कि जिस तरीके से हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये हमारा कैसा व्यवहार है, जो कि हमने पहले सीख रखा है। घर में, स्कूल में, कॉलेज में, हम जहाँ भी जिन भी चीज़ों से हम बिलोंग करते हैं, तो वो व्यवहार हमने वहाँ से सीखा है। हमें जितनी मैनर्स है, जितनी भी कॉमन सेंस होती है, वो सारी की सारी हमारी कैसी होती है, वो हमने कहीं न कहीं से सीखी हुई होती है। तो एनी बिहेवियर रिएक्शन एंड द रिजल्ट इनटू सम rewards of benefit is repeated again and again, and the ultimately it become habit. Various habit thus formats become important part of personality. तो वही इन्होंने बताया है एनी बिहेवियर रिएक्शन। तो भाई हमारा कोई भी जो व्यवहारिक जो हमारा रिएक्शन होता है जिसमें कोई पुरस्कार या लाभ प्राप्त
प्राप्त होता है, यानी कि किसी भी तरीके की कोई चीज़ हमें पाई जाती है, यानी कि हमारा ऐसा व्यवहार जिसके अंदर हमें कोई पुरस्कार या लाभ प्राप्त होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको बार-बार दोहराते हैं। ठीक है? तो उसको अगेन एंड अगेन अल्टीमेटली तो उसको बार-बार दोहराया जाता है, इट बिकम हैबिट्स, तो वो क्या हो जाती है, हमारी आदत बन जाती है। ठीक है? वेरियस हैबिट दस फॉर्मेट्स बिकम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, और इस प्रकार से जो हमारी आदतें बन गई हैं, वो क्या बन जाएँगी, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो हमारी आदत बन जाती है। ठीक है? तो जिस भी तरीके की आप बातें करते हैं, आप अनुशासन में रहते हैं, ठीक है? आप समय पे सारे काम करते हैं, आप फालतू की मतलब जो आपकी विचारधारा है या फिर आपका बोलने, उठने, बैठने, काम करने का जो तरीका है, वो सारी की सारी आपकी हैबिट फॉर्मेशन जो होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है और वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। ठीक है? सर्टेन नीड ऑफ द मोटिव ड्राइव द पर्सन ऑफ अचीव ए पर्टिकुलर गोल, सक्सेसफुल बिहेवियर रिएक्शन बिकम द हैबिट्स। तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि भई कुछ जो ज़रूरतें होती है ना, जो मोटिवेशन होते हैं इंसान के अंदर, वो किसी भी मतलब कि एक विशेष जो हमारा जैसे कि गोल होता है, उसको प्राप्त करने के लिए मोटिवेशन देता है। यानी कि किसी भी इंसान की को किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाए, तो और मोटिवेशन जो है वो उसके अंदर हो, तो वो उस इंसान को कोई भी विशेष अपना गोल प्राप्त करना है, कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी करना चाहता है वो अपने जीवन में, तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है? यानी कि आवश्यकता होती है, तो हमें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ के लिए हमें मोटिवेट किया जाता है, तो हम उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमें प्रेरित करती है। तो इसमें जो सक्सेसफुल बिहेवियर होता है, रिएक्शन बिकम द हैबिट्स, तो सक्सेसफुल बिहेवियर में हो जाता है जो सफल हमारा जो व्यवहार होता है, तो उसके अंदर हमारा जो रिएक्शन होता है वो हमारी आदतें बन जाती हैं। तो सक्सेसफुल बिहेवियर जो हमारा रहता है, सक्सेसफुल बिहेवियर के अंदर जितनी भी हमारे रिएक्शन होते हैं वो हमारी आदत में शामिल हो जाते हैं। ठीक है? और इसमें जो हमारे रिसर्चर हैं, ठीक है? तो रिसर्चर के अंदर हमारे जो नाम दिए गए हैं, यानी कि जो हल हैं, हल जो है रिसर्चर है हमारे, हल ड्राइव, ये हमारे रिसर्चर यानी कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा बोला गया, उनकी जो थ्योरी है। और वही हमारे सिकनर जो हमारे हैं, इंस्टीट्यूशनल लर्निंग थ्योरी जिसकी पाई जाती है हमारी, आर बेस्ड ऑन सच लर्निंग मेथड्स। ठीक है? तो स्किनर हैं या फिर हमारे हल हैं, तो ये इनके जो सिद्धांत है वो इतने प्रेरणा देने वाले हैं कि ये जो जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना लर्निंग के, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने के जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसमें जितने भी सिद्धांत होते हैं वो इसी प्रकार की सारी जितने भी मेथड्स होते हैं उन्हीं पर आधारित होते हैं। यानी कि लर्निंग प्रोसेस की जितनी भी थ्योरी होती है ना, वो सारे के सारे हमारे इनके द्वारा बनाए गए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लर्निंग थ्योरी में काम आने वाले जितने भी हमारे उपकरण होते हैं वो इनके द्वारा बनाए हुए होते हैं। ठीक है? तो सारे के सारे जो लर्निंग मेथड होते हैं उसी के हिसाब से हम सारी की सारी चीज़ें सीखते हैं, वही हमारी व्यवहार को बनाती हैं और उसी तरीके से हम काम करते हैं। ठीक है? और इसमें जो व्यवहार होता है, व्यवहार का मतलब इसमें क्या होता है, एक जो व्यवहार जिसमें बोला गया है, जैसे कि हैबिट्स के अंदर हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव, गलत और सही तरीके की हो सकती हैं। पॉजिटिव हैबिट के अंदर हमारा आ जाता है कि हमारी ऐसी आदतें जो दूसरे इंसानों को परेशान ना करें। एक होती है इस तरीके की आदतें कि भी आप गलत कर रहे हो और आपको सही लगता है और आप उसमें चेंज भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, आपको मैनर्स नहीं है, आपको बिहेवियर का नहीं पता कि भी कहाँ, क्या, कैसे, कब क्या किया जाता है। तो वो चीज़ें जो होती हैं हमारी जो है हैबिट्स के अंदर आती हैं, पेरेंटली आती हैं। और हमारा जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो चाइल्डहुड लर्निंग प्रोसेस होता है, वहाँ से हमारी ये चीज़ें आती हैं। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी हेरिडिटी। ठीक है? तो हेरिडिटी के अंदर हमारी आ जाती है, हेरिडिटी में फिर वही चीज़ें आ जाती हैं हमारी, जन्मजात हमारी जो रहती हैं। तो हेरिडिटी के अंदर इन्होंने बताया है, इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। हेरिडिटी में क्या आ जाता है, अनुवांशिकता, यानी कि जन्मजात जो हमारी चीज़ें आती हैं। इट इज़ अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्ट, यानी कि कोई भी पर्सनैलिटी होती है ना, कोई भी पर्सनैलिटी का एक जो है महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कि एक इंसान जो है ना उसकी पर्सनैलिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है हेरिडिटी। यानी कि भई जो इंसान पैदा हुआ है उसमें जन्मजात कुछ न कुछ आया हुआ होता है पेरेंट्स से, अच्छा है, बुरा है, वो बाद में तय किया जाता है, पर कुछ न कुछ जो है आनुवांशिक चीज़ें बच्चे के अंदर होती है, शक्ल, सूरत, रंग, हाइट या फिर उसकी हैबिट या फिर कुछ भी चीज़ें जो होती हैं वो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर आई हुई होती हैं। और एवरी पर्सन इज बोर्न विद सर्टेन इंटेट ऑफ द डिपोजिशन एंड द डिटरमिनेट बाय ऑफ द हेरिडिटरी। तो अब इसमें बताया है कि भाई कुछ मतलब कि हर एक इंसान जो है वो जन्मजात कुछ न कुछ विशेष चीजें उसके अंदर होती हैं। ठीक है? तो कुछ विशेष जो प्रवृत्तियां होती हैं उनके साथ वो पैदा होता है। ठीक है? तो उसके अंदर क्या हो जाता है, डिस्पोजिशन, यानी कि किसी प्रकार की दिक्कत पे मतलब कि किसी भी तरीके की जो पोजिशंस होती है, जन्मजात कोई चीजें होती हैं, उन पर वो चीजें निर्धारित करती हैं हमारी। ठीक है? और हेरिडिटरी और डिटरमिन्स ऑफ सर्टेन पर्सनैलिटी पैटर्न्स विद इन द इंडिविजुअल। और कुछ हमारे जो हेरिडिटी यानी कि जो जन्मजात जो चीज़ें होती हैं, जन्मजात किसी भी व्यक्ति के अंदर जो निश्चित जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, वो पैटर्न जो है वो हमारा निर्धारित करता है। ठीक है? यानी कि जन्मजात किसी भी कोई भी जो इंसान है उसकी जो पर्सनैलिटी है, तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी का जो पैटर्न होता है वो निर्धारित करता है उसके ऊपर कि भई ये पर्सनैलिटी है और इस तरीके की पर्सनैलिटी हो रही है, तो वो हमारी कहाँ से मिली है, वो जन्मजात आनुवंशिक जो चीज़ें होती हैं उनसे प्राप्त की हुई होती है। ठीक है? नेक्स्ट इन्होंने जो फंक्शन बताया है, जैसे कि हमारा इसमें आ जाता है ऑल्दो
every individual is born with the same biological system in the body, but some functional variations of always present and that determine personality of द वेरेंस। तो वही इनका कहना ये है कि भाई हर एक जो व्यक्ति होता है ना, हर इंसान जो है ना वो शरीर के समान, मतलब कि एक बायोलॉजिकल जो हमारा जो प्रोसेस होता है ना, बायोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम होता है ना उसके साथ पैदा होता है। तो सभी को पता है कि हर एक इंसान एक बायोलॉजिकल सिस्टम के द्वारा पैदा हो रहा है। ठीक है, वही सारा प्रोसेस सभी के साथ हो रहा है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ पैदा होता है सिस्टम इन द बॉडी, बट सम फंक्शनल, पर क्या है जो काम करने की जो अलग अलग जो चीजें होती है वो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहती है। यानी कि सबका बायोलॉजिकल सिस्टम तो चल रहा है, लेकिन काम करने का जो तरीका होता है, फंक्शनल चीजें जो होती है हमारी बॉडी के अंदर वो अलग अलग मौजूद रहती है, और यही जो होती है ये पर्सनैलिटी के अंदर अलग अलग चीजों को निर्धारित करती है। ठीक है, वैसे तो फंक्शनल प्रोसेस हो रहा है, लेकिन फंक्शनल प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है भाई, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई कैसा, कोई इंटेलिजेंट, कोई कम बुद्धि वाला, इस तरीके से क्या हो रही है चीजें। यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम तो हमारा चल रहा है, लेकिन सबका अलग अलग तरीके से चल रहा है, और अलग अलग तरीके से जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है उसी की वजह से हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ये भी हमारी अलग अलग तरीके से निर्धारित होती है। ठीक है, और ये पर्सनैलिटी से निर्धारित किया जाता है कि भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो किस तरीके का रहा है। यानी कि जो बच्चा जो पैदा किया है उसके पेरेंट्स के अंदर क्या क्वालिटी थी, किस तरीके से मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम के अकॉर्डिंग किस तरीके का पैटर्न बिहेवियर, किस तरीके की मानसिक सोच, किस तरीके की फिजिकल चीजें की हैं जो बच्चे पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है जिन चीजों का, और वो ही हमारी हेरिडिटी के अंदर आ जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ यही चीजें नहीं होती कि मदर की नेचर की वो चीजें आए, उसमें जेनेटिक चीजें भी होती है। जेनेटिक इन द सेंस जो डीएनए पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो वो चीजें भी बच्चे के अंदर आती हैं। तो इसमें नेक्स्ट हमारा दिया है, इन्होंने हेरिडिटी का एग्जांपल दिया है कि वी सेंसिटिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसमें उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है कि वी सेंसिटिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ अराउजल्स ऑफ ब्रेन्स इन बॉर्न बायोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्सेट्रा। तो भी इन्होंने बताया है कि भाई जो भी हमारा उदाहरण में इन्होंने बताया जो नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है ना, तो उसके अंदर जो भी सेंसिटिविटी होती है यानी कि संवेदनशीलता होती है। ठीक है, और अराउजल ऑफ ब्रेन, और जो हमारा ब्रेन जो होता है उसके अंदर जिस भी तरीके का हमारा उत्साह या उत्तेजना जो होती है, और इनबॉर्न बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, और वही जो जन्मजात जो जैविक विकार हमारा रहता है, जन्मजात जो चीजें होती हैं या फिर कोई विकार हो जाता है किसी भी प्रकार का, डिफॉर्मिटी चीजें हो जाती हैं, तो इसके अंदर जो है आइजेक ने ये बताया, आइजेक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन सच हेरिडिटरी डिटर्मिनेट्स। तो भाई इसमें जो आइजेक हैं उनका जो पर्सनैलिटी के जो सिद्धांत है वो ऐसी ही जो हमारी जो हेरिडिटरी जो चीजें होती है ना उनके चीजों पर आधारित है। तो जो हमारे जो रिसर्चर है ना आइजेक है, उन्होंने सारी की सारी थ्योरी इस बेस पे लिखी है कि जो चीजें हमारी अनुवांशिक आती हैं, माता पिता से आती हैं, चाहे वो डिसऑर्डर हो, चाहे वो अच्छी चीजें हो, चाहे वो किसी के बायोलॉजिकल जो विकार जो होते हैं बॉडी में, चाहे वो। ठीक है, तो इसमें जो हमारे हाईजेक जो रिसर्चर हैं उन्होंने सारा का सारा अपनी थ्योरी के अंदर यही प्रोसेस, यही पैटर्न जो है इसी के बारे में सारा का सारा डिटेल दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इमोशनैलिटी के बारे में। तो इमोशनैलिटी का मतलब हो जाता है हमारी जैसे कि भावनात्मकता, यानी कि हमारी भावनाओं से, हमारी फीलिंग से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती हैं। तो भावनात्मक में इन्होंने बताया आल्दो every individual experience same type of emotional feeling but people are found significantly varying in emotional temperaments। तो इन्होंने बताया है कि भाई ऑल्दो, हालांकि हर व्यक्ति यानी कि एवरी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, यानी कि हर व्यक्ति जो है एक ही तरीके की भावनात्मक जो हमारी फीलिंग या हमारी भावनाएं होती हैं उनका अनुभव करता है। ठीक है, मतलब कि हर एक व्यक्ति जो है ना वो एक ही तरीके की भावनाओं का अनुभव करता है, यानी कि खुश रहते तो सभी का खुश रहने का एक ही तरीका होता है, दुखी होते हैं तो सब रोते ही है, मतलब एक ही तरीके की जो भावनाएं हैं वो अनुभव करता है। पीपल आर फाउंड सिग्निफिकेंटली वेरिंग ऑफ द इमोशनल टेम्परामेंट। तो लेकिन लोगों के अंदर जो भावनात्मक जो स्वभाव है ना उनमें काफी मतलब अलग अलग चीजें पाई जाएंगी, वेरिंग इमोशनल ऑफ द टेम्परामेंट्स। और भावनाएं तो मतलब कि मिलती जुलती हैं, भावनाओं का अनुभव तो एक ही जैसा करता है, लेकिन सबके अंदर भावनाओं का जो स्वभाव होता है ना, भावनात्मक जो स्वभाव होता है वो काफी अलग अलग पाया जाता है सबके अंदर। ठीक है, सम फील हर्ट वेरी इजीली whereas other emotionality very stable। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो जो बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी दुखी हो जाते हैं, आसानी से बुरा मान जाते हैं। ठीक है, जबकि कुछ लोग हमारे कैसे होते हैं, वो भावनात्मक रूप से जो स्टेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उन्हें छोटी सी बात का बुरा नहीं लगता, वो स्थिर होते हैं। ठीक है, और जो हमारे आइजेंक जो हमारे क्या थे रिसर्चर थे, in his personality theory describe emotionality unstable person of the neurotic and other emotionally imbalance as stable। तो वही इसमें जो हमारे आइजेंक जो हमारे रिसर्चर थे तो उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व था उनका, उसके जो सिद्धांत थे, तो उसमें भावनात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति को हमारा जो कि न्यूरेटिक और जो भावनात्मक रूप से जो संतुलित व्यक्ति जो है उसको स्थिर बताया है।
ठीक है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर लिखा है, आइजेंक ने बताया है कि भाई जो व्यक्ति जो है अपना मतलब कि आइजेंक ने अपना जो व्यक्तित्व है ना, यानी कि जो पर्सनैलिटी होती है उसके जो सिद्धांत लिखे हैं, तो उसने बताया कि जिस इंसान के अंदर ज्यादा भावनाएं होती हैं तो भावनात्मक रूप से वो अस्थिर होता है, यानी कि जल्दी से दुखी होना, बुरा मान जाना, मतलब कि उसका मन चंचल रहता है भावनाओं को लेकर के। तो भावनात्मक रूप से जो अस्थिर व्यक्ति होता है उसको न्यूरोटिक बोला गया है, ठीक है। और जो भावनात्मक रूप से संतुलित होता है उस व्यक्ति को स्थिर बताया बताया गया है, ठीक है। तो न्यूरोटिक कौन सा होता है? जिसकी भावनाएं स्थिर नहीं होती हैं, ठीक है। और स्थिर कौन सा होता है? जिसकी भावनाएं बिल्कुल डटी हुई होती है, संतुलित होती हैं। तो दिस वेरिएंस ऑफ द इमोशनलिटी बिकम ऑफ द पर्सनैलिटी पैटर्न इन पर्सन। तो जो भावनात्मकता होती है उसमें ये मतलब कि भिन्नता होती है कि भी कोई भी इंसान जो है उसकी पर्सनैलिटी का जो पैटर्न है वही बन जाता है, ठीक है। तो भावनात्मक रूप से जो इंसान उन चीजों को सीखने लग जाता है तो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बार बार पैटर्न रिपीट होगा तो वही उसका पैटर्न बन जाएगा। और यूजुअली आमतौर पर वी से सम पीपल लूज टेम्पर वेरी इजीली एंड सच पीपल आर अवॉइडेड बाय अदर फॉर देयर इजीली लूजिंग इमोशनल ऑफ टेम्परमेंट। तो भाई हमेशा मतलब क्या होता है कि आमतौर पर हमें देखने को क्या मिलता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो आसानी से अपना आपा खो देते हैं, ठीक है। तो आपा खो देते हैं और कुछ ऐसे लोगों से उनके आसानी से भावनात्मक रूप से क्रोधित होने वाले जो स्वभाव के कारण दूसरे लोग उससे दूर रहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो इंसान जल्दी गुस्सा होते हैं तो उनको एक फायदा भी होता है कि वो जो बेकार के जो लोग होते हैं ना वो फालतू टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं वो उनसे दूर ही रहेंगे। तो उनको पता होता है कि भाई गुस्सा अगर आपको रियल में नहीं आता तो गुस्से का नाटक करके आप दूर रख सकते हैं ऐसे लोगों को जो आपको आसपास नहीं चाहिए होते, जो आपके काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो हर चीज का अपना एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। और गुस्से का मतलब ये नहीं होता है कि भाई गुस्सा आ रहा है तो इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो ऐसे तोड़ फोड़ मचा रहा है, इतना गुस्सा किसी को नहीं आता। लेकिन यूजुअली किसी काम से और सही राइट चीज के लिए अगर गुस्सा आ रहा है तो वो गलत नहीं है, वो हमारे डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए या फिर सारी चीजों को मैनेज करने के लिए बहुत ही सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या रहता है? इन्वायरमेंट के अंदर क्या रहता है? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो पर्सनैलिटी है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूट है। पर्सनैलिटी जो है वो किसी भी इंसान यानी कि जो पर्सनैलिटी है हमारी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है वो मतलब कि हमारे से जुड़ी हुई, इतनी गहरी जुड़ी हुई, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि वाइड वैरायटी ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशन कैन क्राइट वाइड्स वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटी पैटर्न। तो इन्होंने बताया है कि भाई अलग अलग प्रकार का जो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है और हमारी जो अलग अलग कंडीशन यानी कि परिस्थितियां होती हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटी पैटर्न बना सकती हैं, ठीक है। अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार की क्या बन सकती है? पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व जो है वो बन सकता है। इवन स्टडी ऑन द ट्विंस आल्सो शो दैट rearing twins of different environment do result सर्टेन चेंज इन पर्सनैलिटी पैटर्न्स, ठीक है। यानी कि इसमें बताया गया कि यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, जुड़वा बच्चों में किए गए जितने भी हमारी स्टडी होती है उनसे पता चलता है। ट्विंस बच्चों पे जो भी स्टडी की गई है ना तो उनको पता लगता है कि अलग अलग वातावरण में जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण करने से उनका भी जो पर्सनैलिटी पैटर्न होता है उनमें भी बदलाव आ जाते हैं। और ये ऐसा भी नहीं होता है कि भी जुड़वा बच्चे हुए हैं तो उनका स्वभाव एक होगा या उनका पैटर्न एक होगा, फीलिंग्स एक होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका अगर किसी की इस तरीके से जुड़ाव है भी और अलग अलग इन्वायरमेंट में अगर उनकी पालन पोषण किया जाए तो उनके जो पर्सनैलिटी पैटर्न है वो भी अलग अलग जो है बदलाव उनमें आते हैं। ए साइकोलॉजिस्ट लाइक ऑफ वाटसन एज डिक्लेयर्ड दैट यू गिव मी चाइल्ड फ्रॉम एनी रेस रीजन और कास्ट आई विल मेक him as you desired by the manipulating environmental condition। तो वही इन्होंने बताया है। जो वाटसन कौन है? हमारे वाटसन जो है वो हमारे साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि आप ना मुझे क्या करो कि आप मुझे ना किसी भी जाति धर्म या कोई वर्ग का बच्चा दें। मतलब उस जो वैज्ञानिक है उसने बोला है कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का और किसी भी वर्ग का हो, नीचे वर्ग का हो, मतलब पैसे वाला हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का बच्चा दें। तो मैं क्या करूंगा उसका लाइक तो यू गिव मी चाइल्ड फ्रॉम एनी रेस रीजन एंड कास्ट। तो भी किसी भी कास्ट का, धर्म का, किसी भी रेस का बच्चा जो है वो मुझे दें। आई विल मेक हिम एज यू डिजायर्ड बाय मैनिपुलेटिंग। तो मैं क्या करूंगा उसका, तो मैं पर्यावरण है हमारा यानी कि जो भी हमारा इन्वायरमेंटल और जो हमारी परिस्थितियां हैं उसमें बदलाव करके उसको मैनिपुलेट करके उसे उस मतलब कि आपकी इच्छा के अनुसार बना दूंगा। अगर आप ये कहेंगे कि ये बच्चा इंटेलिजेंट होना चाहिए, इस बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो कहता है कि भाई मैं परिस्थितियों को और कंडीशन को चेंज करके उस बच्चे को ऐसा बना दूंगा जैसा आप उसको चाहते हैं, ठीक है। सम सम एक्सीडेंटल फाइंडिंग शो दैट द abnormal environment condition कैन
तो इन्होंने कहा कि कुछ हमारे अचानक से जो हमारे जो निष्कर्ष होते हैं, यानी कि अचानक से जो हमारी चीजें हो जाती हैं, तो वो असामान्य, यानी कि हमारे अब नॉर्मल जो इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल जो हमारी कंडीशन होती हैं उनकी वजह से ये हमारी चीजें हो सकती है। तो इन्वायरमेंट जो होता है ना, बहुत बड़ा रोल होता है कि कितने पैसे वाले घर में हो लेकिन वहां पर झगड़ा रहता है, लालच है, मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट है घर का, थॉट प्रोसेस ऐसा है घर वालों को, तो बच्चा वैसा ही बनेगा। एक गरीब परिवार में भी अगर अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि भाई जो बच्चे का जो बिहेवियर पैटर्न है बच्चे का, वो किस तरीके का बनेगा। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन हमारी जो पर्सनैलिटी पैटर्न है उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही नेक्स्ट इन्होंने बताया कि स्ट्रांगली डेवलप अबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न। तो इन्होंने बताया कि जो अबनॉर्मल हमारा, जैसे कि पीछे लाइन में था कि भी जो अबनॉर्मल हमारी जो कंडीशन होती है, अबनॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, तो अबनॉर्मल इन्वायरमेंट और अबनॉर्मल कंडीशन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है क्या, अबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न। तो अगर हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो हमारा अबनॉर्मल है और हमारी जो कंडीशन है वो भी अबनॉर्मल है, तो हमारा बिहेवियर भी अबनॉर्मल ही होगा, तो उसका पैटर्न वही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी चीजें होती हैं। और इसमें जैसे कि इन्होंने बताया, रामू हु वाज फाउंड फ्रॉम जंगल ऑफ यूपी वाज हैविंग ऑल बिहेवियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुल्फ एंड वाज आल्सो कॉल्ड वुल्फ बॉय। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा यूपी, यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश के जो जंगल है ना, जंगल ऑफ यूपी, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के जो जंगलों में मिला जो रामू रामू भेड़िए के मतलब कि सभी व्यवहारिक लक्षण जो है वो उसमें मतलब युक्त था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रामू है वो किसका नाम है इसमें, रामू भेड़िए, रामू भेड़िए का नाम है। तो उत्तर प्रदेश के जंगल में मतलब कि जो मिला था हमें, जो रामू भेड़िया जो मिला था, तो उसके सभी व्यवहारिक यानी कि बिहेवियल जो कैरेक्टरिस्टिक थी, यानी कि व्यवहारिक जो लक्षण थे, सारे के सारे जो व्यवहारिक लक्षण थे वो उसके अंदर थे। ठीक है, और उसे क्या बोला गया, वो जो है भेड़िया जो है लड़का भी कहा जाता था, यानी कि उसके अंदर वो भेड़िया था लेकिन उसके अंदर व्यवहारिक लक्षण थे, तो उसे भेड़िया लड़का भी कहा जाता था, यानी कि भेड़िया बॉय, यानी कि वुल्फ बॉय बोला जाता था उसको। ही वाज लिविंग फॉर लास्ट मैनी ईयर with the wolves. Similarly of leopards boy was found with characteristic of the leopards. ठीक है, तो उसे क्यों कहा जाता था वुल्फ बॉय, क्योंकि उसके अंदर व्यवहारिक लक्षण थे सारे के सारे। ठीक है, और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो पिछले कई सालों से है ना, लिविंग फॉर लास्ट मेनी ईयर, पिछले कुछ सालों से जो वुल्फ था, यानी कि जो भेड़ियों के साथ रह रहा था, और पिछले मतलब कि कुछ सालों से भेड़ियों के साथ रह रहा था, तो उसकी क्या थी, उसकी कंडीशन और इन्वायरमेंट उसको वैसा मिला, तो कुछ सालों के लिए वो भेड़ियों के साथ रह रहा था। तो इसी प्रकार जैसे कि जो लियोपेड्स होता है, लियोपेड्स के जो लक्षणों से युक्त मतलब कि एक जो तेंदुआ होता है ना, वो लड़का भी मिला। क्यों, क्योंकि इसका जो जो चीजें हैं वो भी उनके साथ रह रहा था। कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ठीक है, तो वो उसका जो उसके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो उनसे मिली, क्योंकि वो उनके साथ रह रहा था, तो वो चीजें उसके अंदर देखेगी। तो वुल्फ बॉय उसको बोला गया भी भेड़िया लड़का है, क्योंकि उनके जैसे ही लक्षण इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार फिर जो है एक प्रकार जो हमारा लियोपेड जो तेंदुआ है उसके लक्षण से युक्त एक तेंदुआ लड़का भी मिला ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टडी की गई है ना, दिस स्टडी क्लियरली स्पीक अबाउट द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑन द पर्सनैलिटी। तो ये जो हमारी स्टडी की गई है पर्सनैलिटी को लेकर, तो ये हमारी पर्सनैलिटी पर जो हमारा इन्वायरमेंट के जो प्रभाव पड़ते हैं ना, तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि भाई जो एक इंसान होते हुए भी भेड़ियों के साथ रहता है तो उस तरीके का व्यवहार करता है, तेंदुओं के साथ रहता है तो उन तरीके का व्यवहार करता है। और तुमने देखा होगा बहुत बार जो हमारी वीडियोज वगैरह होती है उसमें बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर है, वो मतलब घर के मतलब इंसानों जैसा व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो वैसे ही इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो इस तरीके के जो स्टडी अध्ययन या फिर हमारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, तो इस तरीके से इन स्टडीज के द्वारा पर्सनैलिटी पर, पर्यावरण यानी कि पर्सनैलिटी पर, हमारे इन्वायरमेंट और जो हमारी कंडीशन होती है उनका बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी इंसान में कुछ बदलाव लाने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए इन्वायरमेंट और जो कंडीशन होती है उसको चेंज किया जाए तो डेफिनेटली उसके अंदर बदलाव लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड से हमारा क्या रहता है, तो इसमें हो जाता है एटीट्यूड्स तो हम पहले भी कर चुके हैं, दीज आर मेंटल predisposition to react in particular way to other। ठीक है, और एटीट्यूड्स आल्सो इम्पोर्टेंट ऑफ construct in the organization of personality Alport in the theory also include attitudes in the organization of personality। तो भाई इन्होंने बताया है कि मतलब these are mental predisposition। तो भाई ये इन्होंने बताया कि ये दूसरों के प्रति एक विशेष प्रकार का जो हमारा प्रोसेस है ना, ये रहता है, ये दूसरों के प्रति, अदर्स। ठीक है, तो मतलब कि दूसरों के प्रति विशेष प्रकार का जो प्रोसेस जो यानी कि प्रतिक्रिया करने की क्या है, एक मानसिक यानी कि मेंटल डिस्पोजिशन। यानी कि इन्होंने बताया कि ये जो हम दूसरे इंसान के प्रति जो विशेष प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया करने की जो हमारी मानसिक प्रवृत्तियां हैं वो इसके अंदर आ जाती है, वो एटीट्यूड बोला जाता है। यानी कि हम किसी भी इंसान के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, उस प्रतिक्रिया करते हैं तो उसके अंदर हमारी मानसिक प्रवृत्ति देखी जाती है, किस तरीके का व्यवहार हम उसके अंदर कर रहे हैं।
उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो हमारी होती है वो हमारा एटीट्यूड्स बोला जाता है कि भाई हमारी मानसिक प्रवृत्ति कैसी है और कैसा हम व्यवहार कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट जो हमारी जो चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन पर्सनैलिटी आलपोर्ट, तो इन्होंने बताया कि भी जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में हमारी जितनी भी मन की भावनाएं होती हैं, जितनी भी हमारी मनोवृत्तियां होती है, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज होती हैं भाई, ठीक है। मनोवृत्तियां तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी ही हमारे क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को, हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे मन की भावनाएं, मन की जो वृत्तियां होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। जो आलपोर्ट हैं, जो हमारे जो रिसर्चर हैं आलपोर्ट, तो उन्होंने अपने सिद्धांत में यानी कि अपनी थ्योरी में भी इस चीज को बताया है। तो आलपोर्ट ने अपनी थ्योरी में बताया कि भी जो हमारी मनोवृत्तियां होती है ना, उनको भी हमारी पर्सनैलिटी की जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, पर्सनैलिटी को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये तो जरूरी बातें तो देखा ही जाता है। आलपोर्ट के सिद्धांत में भी उन्होंने बताया कि जो मन की वृत्तियां होती है, मन की वृत्तियों का तो पता ही होगा ना, हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं, सही गलत अच्छी बुरी जो भी होती हैं, तो उनको पर्सनैलिटी को ऑर्गेनाइज करने में शामिल किया, क्योंकि उसके बगैर तो फिर हमारी पर्सनैलिटी है नहीं, उन्हीं से तो पता चलता है हमारी पर्सनैलिटीज, ठीक है। दीज आर द लर्न ऑफ द डिस्पोजिशन विच एन इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम एन इन्वायरमेंट। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई ये जो है वे सीखी गई चीजें हैं जो कि कोई भी इंसान ना अपने जो जहाँ पर भी वो रहता है, जहाँ पर भी वो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर सीखता है। तो ये सारी की सारी जो लर्न डिस्पोजिशन है यानी कि हमारी सीखी हुई है, इंडिविजुअल लर्न ऑफ इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है उन्हीं से सीखा हुआ है। सारी की सारी जो प्रवृत्तियां इंसान के अंदर होती है उन्होंने अपने वातावरण से, सारी की सारी इन्वायरमेंट से चीजें सीखी हुई होती है। इफ द एटीट्यूड्स आर द रिकॉग्नाइज्ड देन आर प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर कैन बी मेड, ठीक है। तो इसमें जितनी भी हमारी जो मन की जो वृत्तियां होती हैं या मन की जो भावनाएं होती हैं उनको पहचान लिया जाए तो हमारा जो व्यवहार होता है यानी कि हमारा जो किसी भी तरीके का बिहेवियर होता है उसका पहले से ही अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। यानी कि हमारे मन की वृत्ति यानी कि भावनाओं की, हम अपनी भावनाओं को पहचाने या किसी और की भावनाओं को पहचाने ना, तो उसके व्यवहार का अंदाजा लगा जा सकता है। ये ऐसे भाव, इसके बारे में ऐसे सोचता है तो इसका ऐसा व्यवहार होगा, उसके साथ ऐसे ही करता होगा, मतलब किसी के बारे में भी, अपने बारे में भी, दूसरे के बारे में भी ऐसे अंदाजा हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा एटीट्यूड। तो इसके अंदर हमने पर्सनैलिटी की कुछ जरूरी चीजें हमने इस टॉपिक के अंदर जानी है। तो इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, इमोशनलिटी है, एटीट्यूड्स है, और भी हमारी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हमारे इसके अंदर हो चुकी हैं क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में इसके, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।